इसी हफ्ते सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसमें भारत में बहुत छोटा तबका इस पे बातचीत कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में इस पे चर्चा हो रही है। कि सबसे अहम बात जिसकी शब्दावली पे अगर आप गौर करें तो बात यह है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे दूसरा देश भी ऐसे हमले को खुद पर हमला मानेगा। अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया के तहत हमला किया पाकिस्तान पे, तो क्या ये सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा? नहीं, पाकिस्तान के पास हथियार है, सऊदी अरब के पास पैसा है। सऊदी अरब के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हथियार है। तो इसको अगर आप ये देखें तो ये तो पूरी तरीके से क्या इसको लॉटरी नहीं माना जाएगा? तो कोई भी एक ऐसा समझौता दो देश के बीच में, ये इसको लॉटरी हम नहीं कह सकते। ये एक तरह से एक जिम्मेदारी आप अपने गले पे टांग रहे हैं। ये मिठाई नहीं बांटी जा रही है, ये जिम्मेदारी एक तरह से आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब के साथ इंडिया का रिलेशन है, पर उसमें नजदीकी नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो सऊदी अरब के दुश्मन हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा कॉमनैलिटीज नहीं। एक जगह पर इनकी जो दुश्मनी कॉमन, मतलब एक तरह की कॉमन होती दिखती है, वो है इजराइल। हम तो विश्व गुरु भी हैं, अब तो हम विश्व बंधु भी हैं। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ इतना जयकारा होता है, लोग संस्कृत में बोलने लगते हैं, लोग भरतनाट्यम करते हैं वहाँ पे, लोग जापानी लोग गुजराती में बोलने लगते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, जाके वहाँ अरबी में बोलते हैं। सऊदी अरब में ही जाके, यूएई में जाके नरेंद्र मोदी जी अरबी में उन्होंने भाषण दिया। इस सब के बावजूद हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार हैं। हम पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब ये डील करने के लिए? नमस्कार, द वायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी खबर जिस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि भारत की तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। हिंदू मुस्लिम चर्चा में इतना मसरूफ है, या मैं कहूंगी बीजेपी कांग्रेस में, कि वो राष्ट्रीय हित को उतने बेहतर तरीके से नहीं देख पाता जितना देखना चाहिए। इसी हफ्ते सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसमें भारत में बहुत छोटा तबका इस पे बातचीत कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में इस पे चर्चा हो रही है। इस डील का जो मुख्य बिंदु है उसको अगर हम ध्यान से देखें, इस समझौते की सबसे अहम बात जिसकी शब्दावली पे अगर आप गौर करें तो बात यह है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे दूसरा देश भी ऐसे हमले को खुद पर हमला मानेगा। यानी अगर ये मान लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात में अगर आप देखने की कोशिश करें भारत और पाकिस्तान के बीच, ये मान लेते हैं कि अगर ये समझौता इससे पहले होता, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये माना जाए कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया के तहत हमला किया पाकिस्तान पे, तो क्या ये सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ इस बात की काट इसको लेके माना जा रहा है कि ये भारत पाकिस्तान के जो क्षेत्रीय तनाव है उससे कहीं दूर, जो फिलहाल पश्चिम एशिया में जो पूरा फसाद बरपा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो एक तरह का नरसंहार हम देख रहे हैं पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है, उसके मद्देनजर इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि इजराइल ने दोहा पे जो हमला किया उसके बाद से सऊदी अरब अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल बहुत गंभीर है जिसपे चर्चा होनी जरूरी है, दोनों ही पहलू इस बात के, कि क्या वाकई ये जो डिफेंस डील हुई है, सुरक्षा समझौता हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, अगर ये भी मान लें कि अगर ये एक क्षेत्रीय तनाव है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तब भी क्या पाकिस्तान को, जो भारत का एक तरह से धुर विरोधी है, उसको मजबूत नहीं करेगा? इस मजबूती का नुकसान क्या भारत को नहीं होगा? मेरे साथ इस मामले पर दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो विदेश नीति को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीक निगाह से देखते रहे हैं, हेडलाइंस के पीछे की कहानियां भी जानते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के, और साथ ही कलोल भट्टाचार्य जी द हिंदू के, दोनों ही राजनयिक मामलों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथ एक लॉटरी लग गई है इस पूरे समझौते को। और जो अगर बयानात आप सुने पाकिस्तान की तरफ से, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, सऊदी अरब ने इस तरह का समझौता किया है, अभी दूसरे और अरब देश भी हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ ऐसा ही समझौता कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात जिसके साथ मैं सवाल से आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, वो ये कि जो सऊदी अरब के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं, और जो पाकिस्तान के पास है वो सऊदी अरब के पास नहीं। पाकिस्तान के पास हथियार है, सऊदी अरब के पास पैसा है। सऊदी अरब के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास हथियार है। तो इसको अगर आप ये देखें तो ये तो पूरी तरीके से, क्या इसको लॉटरी नहीं माना जाएगा? आरफा जी, सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और ट्रीटीज की बात करें,
तो कोई भी एक ऐसा समझौता दो देश के बीच में, ये इसको लॉटरी हम नहीं कह सकते, ये एक तरह से एक जिम्मेदारी आप अपने गले पे टांग रहे हैं। ये मिठाई नहीं बांटी जा रही, ये जिम्मेदारी एक तरह से आप जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। और खास तौर पे इस अग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में ये एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई तीसरा देश हमला करे तो पाकिस्तान उस हमले को इस नजर से देखेगा जैसे कि ये पाकिस्तान के सरजमी पे, पाकिस्तान की धरती पे हमला हो रहा है। और जो दिफा एक देश करेगा, जो रक्षा एक देश करेगा अगर आप पे हमला होता है, एक तरह से वो गारंटी सऊदी अरेबिया को दे रहा है कि अगर आप पे कोई ऐसा सिचुएशन उतर आता है तो हम आपके दिफा के लिए हाजिर होंगे। अब ये इसको लाइटली, इसको एक हल्के तरीके से हम नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी इस चीज को हल्के तरीके से नहीं देखना चाहेंगे। आपने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास हथियार है। पाकिस्तान के पास खास तौर पे एटमी हथियार है। और ये जो समझौता है इसका संदर्भ स्पष्ट शब्दों में एक ही है, और वो है इजराइल का कतर पे हमला। और पिछले 5-6 महीनों से मुख्तलिफ मुल्कों पे इजरायली हमला, कभी यमन पे, कभी लबनान पे, कभी शाम पे, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि टूनिस के जो है कोस्टल एरियाज पे, जो वहां से जो गाजा फ्लोटिला वहां से गुजर रहा था, तो उन पे भी ड्रोन अटैक्स का कहते हैं कि इजराइल ने वहां पे ऑर्गेनाइज किया। कतर पे भी हमला हुआ। तो ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया को एक तरह से अपने बचाव के लिए एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तलाश में वो निकले हैं। और उनकी नजरों में जब वो खास तौर पे इजराइल का हमला ईरान पे, इसका विश्लेषण करते हैं, तो वो सीधे तौर पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो शायद इजराइल ईरान पे हमला न करता। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो समझौता है, कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर जो है प्रोटेक्शन, ये एक बहुत बड़ा एक सब टेक्स्ट है। और इस चीज का एक तरह से खुलासा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी चैनल पे एक तरह से किया, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब, इस समझौते का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान की जो एटमी काबिलियत है, ये अब सऊदी अरेबिया के सर्विस में दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारी सारी जो चीजें हैं ये अब सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। और मैं दोबारा नाजरीन को याद दिलाना चाहूंगा कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इजराइल को एक संदेश भेज रहा है कि भाई हमारे हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर आप सऊदी अरेबिया पे हमला करेंगे। लेकिन क्या इस संदेश से इजराइल अपने हाथ को रोक देगा, या क्या इजराइल ये सोचने लगेगा कि अगर हम सऊदी अरेबिया पे हमला करना चाहते हैं तो इससे पहले हमको पाकिस्तान के एटमी हथियारों पे भी हमला करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप अपने आप को निशाना बना रहे हैं। जी जी, ठीक है। कलोल, मैं यहाँ पर आपको लेके आना चाहती हूँ दक्षिण एशिया की जो राजनीति है, भारत और पाकिस्तान की जो राजनीति है, ये वही देश है जिस देश से भेजे गए आतंकवादियों ने 2 दर्जन से ज्यादा हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद किस तरह से हमें भी एक तरह से, मैं कहूंगी, रक्षा के तौर पर नुकसान हुआ। वो अलग बात है कि दोनों देश इस बात को क्लेम करते हैं कि हमारी जीत हुई, हम कहते हैं हमारी हुई, वो कहते हैं हमारी। इस बात को हम दरकिनार रख देते हैं। लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि हमने दुनिया भर में हमारे सांसदों का एक पूरा जत्था भेजा, ये
बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान है जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है, ये वो देश है जिसके आतंकवाद के हम शिकार हैं। यहाँ पे इस देश को इतनी इज्जत दी जा रही है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं कि चलिए ये जो रक्षा समझौता हुआ है इससे भारत का लेना देना नहीं है, कि मान लेते हैं अगर ऊपर वाला ना करे कि दूसरा कोई सिंदूर होता है हमला, तो क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ हमारे साथ लड़ेगा, पाकिस्तान का साथ देगा? उनके पास हथियार नहीं है तो क्या पैसा देगा? वो सवाल तो मैं जरूर पूछूंगी, उस सवाल पे भी मैं आऊंगी कि क्या ये जायज सवाल है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर सिर्फ एक छवि के हिसाब से देखें, जो राजनयिक दुनिया है, जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है, उसमें हमने हर तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान को उसका चेहरा, असली चेहरा दिखाने की हम कोशिश करें दुनिया में। लेकिन यहाँ देखिए कितनी इज्जत मिल रही है कि सऊदी अरब इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश है, कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ समझौता कीजिए, हम आपको अरबों डॉलर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमें सुरक्षा दीजिए। जी शुक्रिया अल्फा। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए जो समझौता है, उसका जो एक सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट है, उसी को हमने अब तक देखा है। हमने उस समझौते को आज तक नहीं देखा है। हमने उस समझौते के अंदर जो एनेक्शर्स हैं, वो भी हमने नहीं पढ़ा है अब तक, क्योंकि उसको पब्लिक नहीं किया गया है। तो असल में किस तरह से सऊदी अरब पाकिस्तान का मदद करेगा अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का दोबारा एक झगड़ा होता, लड़ाई होता है, वो हमें नहीं पता। पर इतना पता है सबको कि सऊदी अरब से इंडिया का 20% जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो आता है। अगर मान लीजिए अगर दोबारा सिंदूर जैसा ऐसा कुछ हादसा होता है और पाकिस्तान ये जो जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है इसको वो इन्वोक करता है और सऊदी अरब को कहता है कि जी आप इंडिया को तेल बेचना बंद कर दीजिए जब तक ये लड़ाई चल रही है, तब हमें ये भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने एनेक्सर भी आज तक नहीं देखा है। जब हम एनेक्सर्स देखेंगे तब ये जो ट्रीटी या फिर जो एग्रीमेंट है, इसका जो दिशा है, इसके बारे में हमें पता चलेगा कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए, कि सऊदी अरब मिलिट्री सपोर्ट देगा, पैसा देगा, या फिर जैसे कि जो हमारे जो रिसोर्सेज, वाइटल रिसोर्सेज है, उसको हमारे पास भेजना बंद कर देगा। मुझे लगता है कि ये जो डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स इस एग्रीमेंट में है, पर इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। और दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता हुआ है, इसका जो मेन वजह है वो है इन दोनों देश के बीच बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन। इस दोनों देश के बीच बहुत अच्छे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहता है। बात यह है कि सऊदी अरब से हिंदुस्तान को जो सपोर्ट मिलता है, या फिर इंडिया से जो सऊदी अरब को सपोर्ट मिलता है, वो है इनकम। सऊदी अरब को लगभग 35 या फिर 32 बिलियन यूएस डॉलर्स सालाना इंडिया से पैसा जाता है, क्योंकि वो जो क्रूड ऑयल है उसका सेल्स का अमाउंट है वो इंडिया ट्रांसफर करता है। तो बात यह है कि किस हालत में सऊदी अरब ने ये सोचा कि जो हमारा इतना बड़ा एक बेनिफिट इंडिया से होता है सालाना, हम उसको नजरअंदाज कर दे और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लें। वो इससे ये हम्म। दर्शाता है कि हमारे बीच, यानी कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच है। तो नहीं तो मेरे ख्याल एक से सेकंड, एक सेकंड कलोल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये समझौता पाकिस्तान के साथ भारत की कीमत पर हुआ है? यानी कि न सिर्फ कि भारत को चिंतित होने की जरूरत है कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, क्या भारत को इसलिए भी चिंतित होने की जरूरत है कि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने पढ़ा था वो ये था कि पूरे जो अरब देशों के तमाम जो अमीर हैं, जो शेख हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी, उन सबके दिलों पर उनका कब्जा है, उन सबके दिलों पर राज करते हैं, उनको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की जो पर्सनलाइज्ड जो डिप्लोमेसी है, यानी उनकी अपनी शख्सियत की जो कशिश है, वो तमाम शेखों को, तमाम अमीरों को दीवाना कर चुकी है। लेकिन आप तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें चिंतित होने की जरूरत है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात, यानी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात सऊदी अरब के हो रहे हैं वो भारत की कीमत पर हो रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब के साथ इंडिया का रिलेशन है, पर उसमें नजदीकी नहीं है। उसमें एक जिस लेवल पे मान लीजिए पॉलिटिकल डायलॉग जिस फ्रैंकनेस के साथ होना चाहिए, वैसा पॉलिटिकल डायलॉग मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। अगर होता तो हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती। इंडिया का जो कंसर्न है या फिर सेंसिटिविटी है, इसको सऊदी अरब अपने सामने रखता और ये एग्रीमेंट नहीं करता। क्योंकि इस तरह के डायलॉग नहीं हो रहे हैं, तभी इस तरह के जो रिलेशंस नहीं है,
पॉलिटिकल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ जो ऑनर्स मिलने से तो इस तरह के रिलेशन नहीं बनते हैं, इसमें और भी बहुत किस्म के पॉलिटिकल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि हमारी तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ से, इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। लेकिन कलोल जी, यहाँ पे सिद्धार्थ वदराजन ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अलावा इसको देखने की ये जरूरत है कि इजराइल, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय खतरा है सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब अपने को महफूज करने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले भी मदद लेता रहा है, पाकिस्तान को सऊदी अरब अरबों डॉलर देता रहा है। तो ऐसे में हमें दोनों देशों के बीच ना सोच के ये सोचना है कि किस तरह से पाकिस्तान से मदद ले रहा है सऊदी अरब, इसमें हम भारत को क्यों शामिल कर रहे हैं? नहीं, मैं साउथ एशिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, तो मुझे, मेरे ख्याल से जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, उसके तहत इस ट्रीटी को देखना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ। पर साथ ही साथ मैं सिद्धार्थ जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इसका जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, इसमें भी देखना जरूरी है, हाईलाइट करना जरूरी है। और मैं कहूँगा सिर्फ इसराइल ही की, हम ईरान की बात करें। पिछले साल जुलाई के महीने में ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागे थे, टैक्टिकल मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किया ईरान ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। तो बात तो ये भी होता है कि मान लीजिए कल अगर ईरान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस में अगर कुछ तरह का जंग छिड़ जाता है, तो क्या सऊदी अरब ईरान के खिलाफ हमला करेगा? क्योंकि उसके पास तो मिलिट्री मींस ना के बराबर है, जो ईरान को टक्कर नहीं दे सकता। पर है जी, क्या ठीक है। वो मैं पाकिस्तान को सिद्धार्थ सहायता मैं करेगा? सिद्धार्थ वदराजन की तरफ आना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, मैं आपको कुछ बयान पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक तो कुछ पाकिस्तानी तरफ से बयान आए हैं, उनको हम कैसे समझें, और दूसरे जो ये प्रोफेसर मुक्तदार हैं, मुक्तदार खान, जो कि अमेरिका में प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, उनका, जिन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए लॉटरी निकलने जैसा है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से और ज्यादा वित्तीय मदद मिलेगी और पाकिस्तान इससे अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के लिए और ज्यादा निवेश करेगा। दूसरे, उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि भारत को अब ये सोचना होगा कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो कहीं सऊदी अरब सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा भारत के दसियों लाख लोग, इस पूरी कहानी में, इस पूरे फसाने में जो जिक्र नहीं हुआ, वो भारत के जो लोग लाखों की तादाद में काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की, सिर्फ हम डिफेंस डील का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ मुक्तदार साहब याद दिला रहे हैं कि दसियों लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। भारत को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका हित तो प्रभावित नहीं होता। जी, नहीं, आपने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं कल्लोल साहब की बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो उन्होंने रखी वो ये कि गहराई रिश्ते में कहीं न कहीं कम पड़ गया, मतलब इंडिया सऊदी रिलेशंस में। और ये मैं एक तरह से दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि कई सालों से यहाँ वायर पे और भी जो लोग हैं, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी है, इसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ किया जा रहा है मोदी के कार्यकाल में। और मोदी जी की उपलब्धियों के गुण गाए जा रहे हैं। मोदी जी को कहीं अवार्ड मिल गया तो ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि भारत की मानी जा रही है। और ये जो पर्सनलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को अंधा कर देता है। तो आपको लग रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया का सबसे जो मशहूर या सबसे जो प्रोमिनेंट अवार्ड है वो मोदी साहब को दिया गया है, इसका मतलब ये कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिश्ते बहुत ही ज्यादा करीब हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब दूसरे देशों को ये लगने लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक तरह से अवार्ड्स का मोह है, वो अवार्ड्स चाहते हैं, तो उनकी नजरों में ये एक बहुत आसान तरीका है हिंदुस्तान के दिल को, लीडरों के दिल किस तरह से बहलाया जाए, थोड़ा सा फुसला के, थोड़ी सी फ्लैटरी करके, थोड़े से ऐसे अवार्ड देके। ये तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं और जो डोभाल साहब हैं जो एनएसए हैं, ये दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन देम कि ऐसे सिचुएशन में भी नहीं था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इस कदर इस दिशा में जा रहे हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्राइमरीली ये जो अग्रीमेंट है ये हिंदुस्तान सेंट्रिक अग्रीमेंट नहीं है एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न। हाँ,
पाकिस्तान की नजरों में अवश्य ये अग्रीमेंट इंडिया सेंट्रिक है। मतलब कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो इस समझौते को सिर्फ और सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन क्या होगा। और वो बड़े मजे लूट रहे होंगे कि भाई इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त खानी पड़ी सिंदूर में, और दुनिया के हर कोने में जो है एमपीज के डेलीगेशंस गए, तो वहां पे उनके कुछ असर, मतलब कुछ असरात जो है नजर नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर रहा है। और ये एक इसका प्रमाण है कि पाकिस्तान इज नॉट बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन द ग्लोबल कम्युनिटी, कि भाई सऊदी अरेबिया ने ऐसा अग्रीमेंट साइन किया, व्हाइट हाउस के लंच पे आर्मी चीफ को बुलाया गया, तो पाकिस्तानी ऑप्टिक्स के लिए, पाकिस्तानी मनोबल के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अग्रीमेंट वहां पे समझा जाएगा। हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा कि ऐसा समझौता, इसके साथ बहुत खास जिम्मेदारियां उतर आती हैं, और आप उन जिम्मेदारियों को अगर आप इग्नोर कर, अगर पश्चिमी एशिया के मुल्क ये समझने लगे कि पाकिस्तान तो थोक के रेट में ऐसे अग्रीमेंट साइन कर रहा है और पाकिस्तान की नजरों में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान इसको जिम्मेदारी से नहीं समझ रहा है, तो शायद पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान की नजरों में इंडिया सेंट्रिक है, ये नेगेटिव है। लेकिन रही बात इंडियन वर्कर्स की, रही बात कि क्या सिंदूर जैसा ऑपरेशन दोबारा अगर होगा, तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत सारी इसमें अनसर्टेन फैक्टर्स हैं। जैसे कलोल ने कहा, अग्रीमेंट का जो पूरा टेक्स्ट है इसको शायद कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल हैं सऊदी अरेबिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जाएगा क्योंकि ये डिप्लोमेसी, मतलब इसमें थोड़ा सा एक रहस्य रहना बहुत जरूरी होता है। एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी ऑफ दीज टू कंट्रीज इज कंसर्न, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक। तो एक तरह से गेसिंग गेम करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। लेकिन मुझे लगता है कि मजदूरों के अलावा जो एक बायलैटरल डिपेंडेंस है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो मोहम्मद बिन सुल्तान है, जिस दिशा में वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भारतीय निवेश, इंडियन वर्कर्स, इंडियन टेक्नोलॉजी, क्लोज रिलेशंस विद इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं कह रही हूँ सिद्धार्थ, अगर ये तो बहुत खुशी की बात है, इतनी सारी चीजें आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन अगर ऐसी ही निर्भरता है, हम तो विश्व गुरु भी हैं, अब तो हम विश्व बंधु भी हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां इतना जयकारा होता है, लोग संस्कृत में बोलने लगते हैं, लोग भरतनाट्यम करते हैं वहां पे, लोग जापानी लोग गुजराती में बोलने लगते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, जाके वहां अरबी में बोलते हैं। सऊदी अरब में ही जाके, यूएई में जाके नरेंद्र मोदी जी अरबी में उन्होंने भाषण दिया। इस सब के बावजूद हमारे पास भी तो न्यूक्लियर हथियार हैं। हम, पाकिस्तान के पास क्यों गया सऊदी अरब ये डील करने के लिए? ये डिफेंस डील तो हमारे साथ भी हो सकती थी। नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी भी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ इस किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डिस्कस नहीं किए, परस्यू नहीं किए। पाकिस्तान लंबे अरसे से वहाँ की रॉयल फैमिलीज, जो होली मॉस्क हैं, उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज शुरू से तैनात रही है। पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है, उनके वहाँ के कई देशों के एयरफोर्स को ट्रेन करता है। हिंदुस्तान ने कभी अपने आप को उस रोल में नहीं डाला, और ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है। पिछले आप 40-50 साल की का रिलेशन देख लीजिए, उस किस्म का जो सिक्योरिटी या मिलिट्री डायनामिक रिलेशनशिप हिंदुस्तान ने कभी इन देशों के साथ नहीं बनाया। क्या हिंदुस्तान को बनाना चाहिए था, ये इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन ये आज के अहद में ये विकल्प नहीं है। और तो मुझे लगता है कि नहीं, तो क्या इसकी वजह ये भी है कि इजराइल से ज्यादा नजदीक आ गया भारत, बजाय अरब से आता? नहीं, वो एक फैक्टर है। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये 40-50 साल से, ये हमेशा से ये पॉलिसी रहा है। मतलब हिंदुस्तान, मतलब 60s-70s में भी अगर आप देखें, जब हिंदुस्तान का रिश्ता इजराइल के साथ ना के बराबर था, उन दिनों भी ऐसा कोई क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस टाइज जिस तरह से पाकिस्तान ने बनाया, कभी हिंदुस्तान ने उस दिशा में रिलेशंस को नहीं जो है डायरेक्ट किया। तो ये एक अलग टॉपिक है। हिंदुस्तान ने एक तरह से कल्चरल, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, वर्कर्स, एक्सपोर्ट ऑफ लेबर, परचेस ऑफ ऑयल, इन चीजों को अपने जो है रिलेशनशिप को इन चीजों तक सीमित रखा।
ठीक है, क्या मेरे पास समय बहुत कम है। जी, समय बहुत कम है। आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, इन बयानात के साथ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है समझौते के बाद कि हमारे भाईचारे के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, हम दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हैं। अब इन दुश्मनों में क्या भारत है या सिर्फ इज़राइल ही है? क्या सऊदी अरब के ही दुश्मन है या पाकिस्तान के भी दुश्मन है? दूसरी बात, जो वहाँ के राजदूत हुसैन हक्कानी रह चुके हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान भी नहीं माना जाता, वो भी इस बात को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले पैसे से अमेरिकी हथियार खरीद पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि ज्यादा हथियार अगर पाकिस्तान के पास आते हैं तो भारत के लिए क्या ज्यादा खतरा है? पाकिस्तान की जो राजनयिक रह चुकी हैं डिप्लोमेट मलिहा लोधी, उन्होंने कहा कि इससे अन्य अरब देशों के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि अरब देश सैनिक रूप से कमजोर हैं, पाकिस्तान सैनिक रूप से मजबूत है। तो ज्यादा पैसा लेता रहेगा, सैन्य मदद देता रहेगा एक मजबूत पाकिस्तान, और सैनिक रूप से मजबूत पाकिस्तान आर्थिक रूप से, यानी आम जनता का भला नहीं हो रहा है, सरकार को, मिलिट्री को पैसा ज्यादा मिल रहा है। कलोल जी, क्या हमें चिंता करनी चाहिए? क्या हमारे लिए चेतावनी है? जी देखिए, ये जो एग्रीमेंट है ये एक किस्म का डिप्लोमेटिक टूल भी है कि इसको दिखाकर कई सारे काम निपटाए जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो सऊदी अरब के दुश्मन हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन, इन दोनों में बहुत ज्यादा कॉमनैलिटीज नहीं है। एक जगह पर इनकी जो दुश्मनी कॉमन, मतलब एक तरह की कॉमन होती दिखती है, वो है इसराइल। पर यह भी बात सच है कि इसराइल ने बहुत सालों तक सऊदी अरब के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, और जब तक ये गाजा युद्ध न जब तक ये शुरू नहीं हुआ था तब तक नॉर्मलाइजेशन के पॉसिबिलिटीज थे। ये युद्ध शुरू होने के बाद वो पॉसिबिलिटीज फिलहाल खत्म हो गए। पर यहाँ पर बात आती है कि इसराइल के बारे में, शायद देखिए कि इसराइल पाकिस्तान को काफी बार हॉस्टाइल तरीके से बात करता है पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में समझौता हो सकता है। पर जहां तक यमन का सवाल है, जहां तक इंडिया का सवाल है, जहां तक ईरान का, कई हद तक ईरान पाकिस्तान में जो लड़ाई होती रहती है टाइम टू टाइम, इन सब मुद्दों का सवाल है, इसमें सऊदी अरब की तरफ से क्या पॉलिसी होंगे, इसमें अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इनके प्रॉब्लम्स और जो सऊदी के प्रॉब्लम्स और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा भी सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक इस है, एग्रीमेंट की डिटेल्स हमें अब तक नहीं मिला है। तो वही ठीक है, असली बिल्कुल। मुद्दा है कि फाइन सिद्धार्थ, आपसे प्रिंट्स बिल्कुल को। आखिरी सवाल। जी हाँ, बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड में ये बताइए मुझे कि क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? क्या भारत के लिए ये चेतावनी है? सऊदी अरेबिया की नज़रों में कि हिंदुस्तान एक दुश्मन देश नहीं है, तो पाकिस्तान अगर कह रहा है कि हम दुश्मनों के खिलाफ एकजुट खड़े हैं, तो इसराइल वो मुल्क हो सकता है, लेकिन भारत कम से कम सऊदी अरेबिया के हवाले से भारत उस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की एक जीत मानी जाएगी और है भी। इसका डायरेक्ट असर शायद हिंदुस्तान पे न पड़े, लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे आप खुद कह चुकी हैं, कल्लोल भी कह रहे हैं कि पैसे का आना, असला हथियार वगैरह आना, और एक तरह से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की एक जीत, जिस जिस तरह से ये और दरवाजे खोल सकता है, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को चिंतित तो करेंगी। और क्योंकि इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक कोने में रखना चाहता है, एक कन्फाइन करना चाहता है, और हमारी समझ यह है कि सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हमने आइसोलेट किया, पाकिस्तान एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया। मुझे लगता है कि वो जो एक समझ है, वो जो एक सोच है हिंदुस्तान में, शायद इसके बारे में दोबारा हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद है कि कम से कम जो तथाकथित मुख्य धारा का टीवी मीडिया है वो इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम हो सकता है सरकार में बैठे लोग, अगर वो इस बात पर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, आप दोनों महानुभावों को सुनकर कम से कम थोड़ा सा अकल लेकर आए और देखें कि किस तरह से भारत में जो एक तरह का डिप्लोमेटिक फेलियर के तौर पर क्या इस डील को हम देखा जाए, या फिर इसकी जो भरपाई है इसकी कीमत की, वो किस तरह से होगी, ये जरूर हम देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।